हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल यूपी पीसीएस प्री, जिसकी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2014 के पेपर को। तो चलिए 2014 का पेपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी तैयारी को एक नए पंख मिलने वाले हैं, एक नई गति मिलने वाली है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ 2015 के दोनों पेपर के साथ ही मैंने प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। 2023 से 2015 तक के वीडियो वहां डले हुए हैं। 14 का ये क्लास लेके मैं इसकी भी पीडीएफ आपका वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगी, यानी कि क्लास उसमें डाल दूंगी। साथ ही साथ अगर आपको पूरे जो सीरीज मेरी चल रही है उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है तैयारी परीक्षा की। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के किसके कारण हो सकता है, या पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है? तो स्किन कैंसर हो सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्लीप एनप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? तो इसके अंतर्गत व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब सोता है तो उसकी जो सांस लेने की जो गति होती है, या सांस लेने की जो उसकी स्थिति होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाधित होती रहती है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो होती है, क्या होती है? पांव से ली गई शिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। बायोलॉजिकल रीफ्रेजिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है आपका इन सभी का। ठीक है, ये चारों ही चीजों का उपचार जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत जो हड्डी से रिलेटेड जो इलाज होते हैं वो इसके अंदर किया जाता है, जिसमें ये चारों ही शामिल होते हैं। तो ये इसका आंसर जो है, जो ये क्वेश्चन जो था वो आयोग ने अपने पेपर में से हटा दिया था, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मैंने अभी तक रखा हुआ है। अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, काय में पाया जाता है? ये पाया जाता है छोटे बच्चों में। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को कहते हैं फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनी सेंस, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। स्त्रियों में रजोनवृत्ति के बाद निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? टाइनाट्रो टोलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलिन, ट्राइनाइट्रामिन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ओके, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है आपका सौर सेल। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पीतल, इसका संबंध किससे है? तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन ए का संबंध है आपके कोबाल्ट से, B12 का। हीमोग्लोबिन का संबंध है आपके लोहे से, क्लोरोफिल का संबंध है मैग्नीशियम से, और पीतल का संबंध है आपके तांबा से। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है सैद्धांतिक भौतिकी के लिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है, और सबसे ज्यादा चलती है ठोस में। ठीक है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? तो ये किया था रुद्रदामन प्रथम ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे उलेमा। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को दी की थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी आपकी सिंधु नदी।
कौन सूफी संत महबूब इली कहलाता था? तो वो कहलाता था निजामुद्दीन औलिया शेख। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ठीक है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 सालों में। ठीक है। अगला है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये है आपकी 81 ईस्वी सन। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो ये जुड़े हुए थे आपके स्वदेशी आंदोलन से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ये कहा है इन्होंने हिंद स्वराज में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का काम सौंपा गया था महात्मा गांधी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था? तो ये थे आपके शौकत अली। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे आपके मनसुख लाल नजर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा है, याद रखिएगा। ये पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार को आरंभ किया। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, इन्होंने 4 बार अध्यक्षता नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक के सजा के बाद निम्न में से किसने दया की वकालत की और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था आपके मैक्स मूलर ने। बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, और ये किया गया था बनारस अधिवेशन 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पता लगाइए। बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट पास किया गया, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो इसको क्रम से लगाना है, तो क्रम के हिसाब से आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी कि पहले अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, उसके बाद उसी के विरोध में जब सभा चल रही थी तो वहीं पर जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1919 में, और फिर होती है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, या फ्रैंक मॉडल, इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू? तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। विनोबा भावे का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक का किससे? अरुणा आसफ अली और सरोजनी नायडू का संबंध किन किन आंदोलन से है वो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए, विनोबा भावे का संबंध है आपके व्यक्ति का सत्याग्रह से, बाल गंगाधर तिलक का संबंध है होम रूल से, अरुणा आसफ अली का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, और सरोजनी नायडू का संबंध है धरसना रेड से, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू? तो ये किया गया था चंद्रभानु गुप्त के अध्यक्षता में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रफीक जकारिया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपनी फांसी से पहले निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करा और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है भगत सिंह, लेकिन कई लोग इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को भी सही आंसर मानते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आयोग ने हटा दिया था। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट, सच्चिदानंद सान्याल बंदी जीवन, लाला राम सरन दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा भगत सिंह की द इंडियन सोशलिस्ट नहीं है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये किया था आपके वल्लभ भाई पटेल ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी आपके 18 जुलाई 1947 को। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये माना था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद के संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो ये लिया था आपके डॉक्टर खिचलू ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श के द्वारा। परामर्श पर राष्ट्रीय नहीं है, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश अपना पदत्याग कर सकता है, वो पत्र लिखेगा आपके राष्ट्रपति को समर्पित करके। निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? ये भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य संख्या 25 साल के कम आयु के नहीं होंगे। तो इसमें सही बताना है तो सही होगा केवल 1 और 3। पहला तो इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा। भारत के संसद के होते हैं, मतलब ये सदस्य, भारतीय संसद किन लोगों से मिलकर बनती है, किन तत्वों से मिलकर बनती है वो बताना है। तो भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी का ग्राम पंचायतों से संबंधित है, यही इसका सही उत्तर भी होगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति? तो लोक लेखा समिति की अध्यक्षता के लिए लोकसभा का अध्यक्ष रहता है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की जाती है आपके आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका सही होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा स्वामी अय्यर या सरदार पटेल? तो गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी कि 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग आपके संवैधानिक संस्था नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना की आवश्यकता होती है? तो 14 दिन पहले आपको सूचित करना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय पर कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का प्रावधान है और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि अब समाप्त हो चुका है। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन समिति, LM सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत मेहता। तो पीवीएन समिति जो है वो आपके पंचायती राज से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है कौन सा है? तो वो है आपका दिल्ली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मूलभूत ढांचा दिया गया है केशवनंद भारती के केस में। किसी राजनीतिक दल के क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य लोकसभा या विधान परिषद में 4% की सीट प्राप्त हो, वह राज्य में या तो लोकसभा या
विधानसभा चुनावों में 6% वोट प्राप्त किया हो, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत के निम्न राज्यों को बनाने का सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम किस काल में हुए थे? तो ये हुआ था आपका 1324 में। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना था, आपको पता है, इसके लिए आपको आंदोलन किया गया था श्री रामलुलू के द्वारा और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये बना था आंध्र प्रदेश। उसके बाद है आपका हरियाणा, फिर है हिमाचल प्रदेश और उसके बाद में आता है आपका सिक्किम। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से बताइएगा कौन सा है? एक भी नहीं है, क्योंकि 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके लिए? विश्व बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। खाद्य उत्पादन वृद्धि, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक किससे संबंधित? तो देखिए, खाद्य उत्पादन का संबंध है आपके हरित क्रांति से, दूध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से, मत्स्य पालन है आपकी नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन, उर्वरक का संबंध है आपके भूरी क्रांति से यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक विकास का? तो यह है आपके ग्रामीण विकास का, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, कितना होगा? तो ये होगा आपका 500 बिलियन। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस टाइम के उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहे थे, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, योजना आयोग से रिलेटेड। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक है ना, वो हॉटस्पॉट बना रहता है यूपी के सारे एग्जाम्स का, तो आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इसलिए सारी पंचवर्षीय योजनाओं को याद रखिएगा। उनकी भाषा चेंज हो सकती है क्योंकि 2024 में पेपर होना है और हम 2014 का पेपर कर रहे हैं, लगभग 10 साल पुराना पेपर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा, लेकिन जो हॉट टॉपिक है उनको हमेशा पढ़ते हुए रहिएगा। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? तो ये है आपका योजना आयोग, बी ऑप्शन आपका सही है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये किया गया है नाबार्ड के अंतर्गत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संबंध किस किस से है? तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2001 में चलाया गया था, इसके अलावा साक्षर भारत का 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जनजातियों से संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीरहोर झारखंड, भूटिया जनजाति सिक्किम, टोडा जनजाति तमिलनाडु और सेंटिनेलीज अंडमान निकोबार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों को प्रभावित करती हैं। तो आपका ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही की गई है। विश्व में निम्न देशों के कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका कनाडा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें आत्मनिर्भर है? तो तांबे में आत्मनिर्भर है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, फिर सूची से मिलान करना है, तो विली विली जो होता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है, हरिकेन जो है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, टाइफून जो है वो आपका कहा जाता है चीन का, बोगियो होता है फिलीपींस में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? तो स्टेपीज पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा एक अपवाह तंत्र रखती हैं? तो एरिया रखती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो हंगुल जो है वो पेरियार में नहीं है बल्कि हाथी है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रोगी एरेट्रोपिक्स ICRISAT स्थित है आपके हैदराबाद में, डी ऑप्शन आपका सही है। रेडक्लिफ लाइन निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान की सीमा को। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है आपको इलाहाबाद से हल्दिया के लिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक संबंधित है आपके कृषि से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ए ऑप्शन आपका सही है। नीरी स्थित है नागपुर में, तो आपका फिर से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। निम्न में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये है आपका भारत, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 में राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था? तो तमिलनाडु में था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ये है आपके गाजियाबाद में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रहा है? जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए हैं? तो 4 समझौते हुए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय विलुप्त प्राय बिल्ली, ठीक है, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मरुस्थलीय विलुप्त, ये जो बिल्लियां हैं ये अभी कम है, विलुप्त तो नहीं हुई है लेकिन कम है, ठीक है। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निके या निच या कर्मता कह सकते हैं इसे, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निकेत या आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापक निकेत या कर्मता। निम्न वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1986 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान है, तो वो है आपका पश्चिमी घाट। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वतानगर्तक क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 33%। सीधी सी बात है, जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ये बात याद रखना। ग्रीन मफलर संबंधित है आपके ध्वनि प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है आपका समुद्र। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैव विविधता प्रदूषक है, किसका है? तो वो है वाहित मल का। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो वो है आपका ओजोन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के तंतु, विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो नहीं पाया जाने वाला है अभ्रक, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो सही उत्तर हो जाएगा सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में स्थित है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपके लखनऊ में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 2014 का भी पेपर आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपकी सीरीज का अब एक लास्ट एपिसोड बचा है, यानी कि एक आखिरी जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 2013 का। 2023 से 2014 तक का हम लोग पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप बार बार देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आयोग पूछता है आपके प्री एग्जाम में,
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। आप लोग बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और साथ ही साथ आपको कितना फायदा कर रही है और आप लोग से और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। धन्यवाद।